मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन में मैंने टॉर्क और टॉर्क से रिलेटेड सारे टर्म्स आपको बता दिए हैं और आज का जो मेरा वीडियो है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। आज मैं आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताऊंगा और उसके कुछ सवाल करवाऊंगा। बच्चों उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, मेरे को ये प्यारा सा चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, कुछ समय बाद केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहते हैं जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो हो और बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो हो। मतलब बॉडी में किसी भी प्रकार का मोशन ना हो रहा हो, ना तो रोटेशनल मोशन हो रहा हो और ना ही कोई ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों देखिए टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम आज का टॉपिक है हमारा। और बच्चों इसकी जो कंडीशन होती है वो दो कंडीशन होती है, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन होती है कि हमारा जो है सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो। तो सबसे पहले क्या हो हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सबसे पहले हमारे पास हो। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर लगने वाला हमारा एफ नेट बिल्कुल जीरो हो, मतलब उसमें किसी भी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स हमारा ना लग रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के एफ एक्स जीरो हो, एफ वाई जीरो हो और एफ जेड हमारा बिल्कुल जीरो हो, तो हमारी बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरी कंडीशन जो बच्चों होती है हमारी कि हमारा जो है नेट टॉर्क यानी हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हमारी बॉडी की हो। तो इसका क्या कंडीशन होता है बच्चों, इसका कंडीशन होता है कि हमारा जो है नेट टॉर्क जो है वो हमारा जीरो हो, यानी कि टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस जीरो हो, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस हमारा जीरो हो, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस हमारा जीरो हो, तो वो बॉडी हमारी कहलाएगी, तब वो बॉडी हमारी कहलाएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और अगर ये और ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है तब हम जो है बॉडी को बोलेंगे कि वो हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और ये बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों हम टॉर्क की बारे में आपसे बात करेंगे। जब हमारा जो है नेट टॉर्क जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा तो वो बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट, बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट हमारा जो है नेट टॉर्क जीरो होगा। इस बात को नोट कर लीजिए, बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट, बॉडी का चाहे लेफ्ट वाला पॉइंट ले, राइट वाला पॉइंट ले, अपर ले, लोअर ले, किसी भी पॉइंट के अबाउट हमारा जो है नेट टॉर्क जीरो होगा, उसको हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में सिर्फ इतनी ही बात है हमारी। और इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो वो करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम एक रॉड का ही लेते हैं। देखिए ये हमारे पास दो वेजेस हैं इस तरीके से, ठीक है, ये दो वेजेस हैं इस तरीके से और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है हमारा 100 सेंटीमीटर। जो हमारा इनके बीच का डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर। इनके ऊपर हमारी जो है एक रॉड इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, इनके बीच में एक रॉड इसके ऊपर हमारी एक रखी हुई है इस तरीके से। और इस रॉड का जो मास है वो है 20 kg। ठीक है, वो मास है हमारा 20 kg इस रॉड का। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि ये वेज इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, सपोज करते हैं R1 है, और ये वाला भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा R2 है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस वेज से इधर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक हम ब्लॉक रख देते हैं
ठीक है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 10 kg। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं स्मॉल m। तो ये हमारा 20 kg की रॉड है और ये हमारी 10 kg का एक ब्लॉक है जो कि हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए इस कंडीशन में हमको निकालना है कि हमारा जो R1 और R2 हमारा क्या होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन बोथ द वेज हमारा क्या होगा, ये हमको निकालना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ना तो इसमें कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है ना ही कोई ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, यानी कि ये पूरा सिस्टम हमारा एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर Fx इक्वल टू 0 और Fy इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। Fx इक्वल टू 0 और Fy इक्वल टू 0 की हम जो है कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए क्या होता है इसमें, Fx x के डायरेक्शन में देखते हैं कौन कौन सी फोर्स है। तो बच्चों x का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है हमारी। अब इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, हमारा यहाँ अप्लीकेबल होगा Fy का डायरेक्शन। तो हम देखते हैं कि Fy के डायरेक्शन में हमारी कौन कौन सी फोर्स है। तो बच्चों देखिए R1 और R2 ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है, तो R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए रॉड का वेट हमारा नीचे काम करेगा, ये हो जाएगा हमारा 20G, ठीक है। और ये हमारा काम करेगा इधर, ये हो जाएगा 10G। तो हमारा ये हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस 20G माइनस 10G इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया R1 प्लस R2 इक्वल टू 30G। ये आ गया हमारा जो है एक इक्वेशन R1 और R2 को, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए ये हमारा आ गया फोर्स को जीरो करने पे, मतलब Fy को जब हमने जीरो किया, नेट फोर्स जब हमारी जीरो हो गई वाई डायरेक्शन में, तो हमको ये इक्वेशन फाइंड आउट हुई। अब हम करेंगे नेट टॉर्क जीरो, ठीक है। नेट टॉर्क जीरो हम करेंगे। अब बच्चों टॉर्क में एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि हम किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालें। ये हमारी अपनी सुविधा के हिसाब से हम चुन सकते हैं, और ऐसा पॉइंट हमेशा चूज करते हैं कि एक आध फोर्स हमारे कैंसिल हो जाए, जिससे जो है हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। तो देखिए हमको R1 और R2 निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसा पॉइंट चुनते हैं या तो R1 पे हो या R2 पे हो, जिससे हमारा एक जो है फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा हमें आसानी से मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट इसको सपोज करते हैं A और इसको सपोज करते हैं B। तो टॉर्क अबाउट A हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब टॉर्क में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो है क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा निगेटिव लिया जाता है। ऐसे ही हम चलेंगे। तो बच्चों देखिए इस टॉर्क हम लेंगे, तो A के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, तो R1 का टॉर्क होगा वो R1 इंटू होगा 0, ठीक है। R1 इंटू 0 ये कहीं नहीं जाएगा। अब ये हुआ, ये देखिए ये हमारा इधर देगा ऐसे टॉर्क, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया रॉड का वेट जो है हमको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, और ये हमारा होगा निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव 20G इंटू डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये है बच्चों डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको कर देंगे 50 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए ये हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां से 40 सेंटीमीटर है, तो यहां से हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका भी जो हमारा टॉर्क होगा वो होगा हमारा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क होता है हमारा निगेटिव। तो ये आ गया निगेटिव 10G इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। ये डिस्टेंस हमारी होगी 60, ठीक है। अब देखिए आया, उसके बाद R2 का डायरेक्शन ऊपर है, और यहां से ये जो है हमको टॉर्क देगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये होगा टॉर्क हमारा पॉजिटिव, और आएगा R2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया फुल इसका जो है एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, R2 की वैल्यू। तो देखिए जो कट पिट रहा है उसको काट पीट के बराबर कर दीजिए, 100 कट गया, ये गया कट, 10 से 10 कटा, ये गया कट, 0 से 0 कटा, बचा क्या, बचा जो लिखते हैं इसको माइनस 10G और माइनस 6G प्लस R2 इक्वल टू 0, यानी कि R2 इक्वल टू हो गया हमारा सिंपल था 16G। ये हमारा आ गया R2 की वैल्यू।
अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे R1 प्लस R2 में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा R1 इक्वल टू 14G। ये वैल्यू आ गई हमारी R1 और R2 की, और यही होगा बच्चों इसका आंसर। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाता हूं, और फिर उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा लैडर के कुछ सवाल, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा लैडर के कुछ सवाल, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए एक दूसरा है क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, ये देखिए एक हमारे पास इस तरीके से एक हमारे पास है फ्लोर, और इस फ्लोर से एक हमारी स्ट्रिंग है बंधी हुई, ठीक है, और इस स्ट्रिंग से एक रॉड हमारी इस तरीके से बंधी हुई है, ठीक है, एक रॉड हमारे पास इस तरीके से ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, और इस रॉड के नीचे इस डायरेक्शन में यहां पर एक वेज ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए। अब क्या हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी दूरी है यहां से यहां तक की, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रॉड का जो मास है वो हम मानते हैं कि वो हमारा है 15 केजी, इस तरीके से 15 केजी इसका मास है। अब क्या होता है कि यहां से ठीक जो है 50 सेंटीमीटर पर, यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जो है यहां पर एक ब्लॉक रख दिया जाता है एम मास का, ठीक है, यहां से 50 सेंटीमीटर पर एक ब्लॉक रख दिया जाता है एम मास का। तो देखिए हमको क्या करना है, क्या बताना है उस चीज को देखिए, हमको इस स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है और यहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है कि ये वेज इसके ऊपर रॉड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लगाएगा, और ये जो एम की वैल्यू हमको दे रखी है वो देखिए 5 केजी, एम की वैल्यू जो हमको दे रखी है वो 5 केजी दे रखी है, और ये डिस्टेंस है हमारी 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमको इस तरीके से ये बताना है, सवाल का अरेंजमेंट इसमें कुछ इस तरीके से है। अब बच्चों इस सवाल को हम करेंगे कैसे, करने के लिए बच्चों एक चीज हम देखेंगे कि हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई भी चीज कहीं पे मूव नहीं कर रही है, और इसी बात का हम एडवांटेज उठाएंगे, इसी बात का हम उठाएंगे एडवांटेज। तो एडवांटेज में हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक बार जो है ट्रांसलेशन मोशन यानी एफ नेट 0 करेंगे, और दूसरी बार में हम करेंगे टॉर्क नेट 0, और हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ नेट 0 करते हैं, यानी कि क्या हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन बन रही है बच्चों। तो देखिए हमारा क्या हुआ, एक्स के डायरेक्शन में देखिए कोई फोर्स है, हमारा कोई फोर्स नहीं है, तो हमारे पास अप्लीकेबल होगा सिर्फ एफ वाई इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एफ वाई की डायरेक्शन में देखते हैं कौन कौन सी फोर्स है। तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, टी प्लस आर, और इधर हमारी निगेटिव डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स आ रही है, देखिए एक तो सेंटर ऑफ मास पे यहां लगेगा 15G, और यहां पर एक फोर्स लगेगा वो आएगा 5G, ठीक है, इस ब्लॉक का और इस रॉड का ये हमारा लगेगा। तो देखिए ये हो गया हमारा T प्लस आर इक्वल टू 15G प्लस 5G, तो T प्लस आर हो जाएगा हमारा 20G, ये हमारा आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है इसके बाद, अब देखिए इसके बाद हमको जो निकालना है वो निकालना है T प्लस आर, टी और आर दोनों की वैल्यू निकाली है, यानी कि टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन फोर्स ऑफ द वेज। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो है कंसेप्ट लगाएंगे, यानी करेंगे टॉर्क नेट 0, यानी कि हम क्या करेंगे टॉर्क नेट 0। अब देखिए क्या टॉर्क नेट इक्वल टू 0, अब यहाँ पर एक ही बात हमें सोचना होता है कि हम किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालें। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A है और इस पॉइंट को मान लेते हैं B है। हम A के अबाउट या B के अबाउट जिसके अबाउट चाहे निकाल ले, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक फोर्स हमारी हो जाएगी 0। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं A के अबाउट टॉर्क, ठीक है। तो देखिए टॉर्क अबाउट A इक्वल टू 0, तो हमारा A के अबाउट जो टेंशन का जो टॉर्क होगा वो होगा T इंटू 0, ठीक है। अब देखिए
इस फोर्स के कारण हमको इस डायरेक्शन में टॉर्क मिलेगा। तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज के कारण जो हमारा टॉर्क होता है वो होता है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 5G इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। ये डिस्टेंस हमारी 50 है। फिर उसके बाद रॉड के सेंटर ऑफ मास पे एक्शन होगा रॉड के वेट का, तो वो भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका भी जो हमारा जो टॉर्क होगा वो होगा 15G इंटू 15G। और देखिए ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी डिस्टेंस है 75, ठीक है 75 इसलिए क्योंकि इस पूरी जो लेंथ है इसकी 150 है सेंटीमीटर, और यहां पर मिडिल में इसका एक्शन होगा सेंटर ऑफ मास पे, होल मास हमारा एक्ट करेगा। तो हमारा जो होगा 75 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर देखिए हमको देगा इस डायरेक्शन में देगा हमको टॉर्क। तो ये आ जाएगा हमारा R इंटू 100 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब हम इसको काट पीट के बराबर कर लेंगे और जो हमारा आ रहा होगा वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों ये कटा आ गया 2, ये कटा 25 से तो आ गया 4 और ये आ गया 3। इस तरीके से ये पूरा कट गया। तो हमारे पास जो आया वो आया 5/2G माइनस 15×45/4G, ठीक है, प्लस R इक्वल टू 0, यानी कि R की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 4, और ये आया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये टोटल आ जाएगा हमारा 10 प्लस 45 यानी, और ये हो जाएगा इसका G, 10 प्लस 45G यानी कि टोटल आ जाएगा ये 55/4G। ये आ गई हमारी R की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई हमारी R की वैल्यू। अब हम इस R की वैल्यू को यहां पुट करके हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, T की वैल्यू। तो देखिए T हमारा क्या आ जाएगा, T प्लस R जो आया है वो आया है हमारा 20G, ठीक है। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा 20G माइनस R की ये वैल्यू रख देंगे इसमें, तो 55 डिवाइडेड बाई 4G। तो यहां पे आ गया 80 माइनस 55 यानी कि 25/4G आ गया हमारा टेंशन, ठीक है। इतना टेंशन होगा स्ट्रिंग में और ये होगा रिएक्शन फोर्स वेज के द्वारा रॉड के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और ये हुआ इसका आंसर। हमारा जो है हमने क्या किया, एक बार जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, दूसरी हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, और हमारा जो है रिएक्शन फोर्स और टेंशन इन स्ट्रिंग दोनों निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं आगे की बात। बच्चों चलिए अब आगे की बात करते हैं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं। बच्चों अब हम जो है कंसेप्ट आपको बताएंगे लेडर का, ठीक है, लेडर का कंसेप्ट हम बताएंगे और बड़ा ही प्यारा ये कंसेप्ट होता है। देखिए क्या कंसेप्ट है, देखिए ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा इस तरीके से फ्लोर है और फ्लोर के साथ में एक हमारे पास वॉल है। हम कंसेप्ट बता रहे हैं, अभी कोई सवाल नहीं करवा रहे हैं। ये फ्लोर भी हमारा रफ है, यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, और वॉल भी हमारा रफ है, यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है। अब देखिए ये एक हमारे पास जो है इस तरीके से एक लेडर है और ये इस वॉल और फ्लोर के सहारे से यहाँ पे इस तरीके से खड़ी है, और ये एंगल है इसका थीटा, ये एंगल है इसका थीटा, और इसका जो मास है बच्चों, लेडर का मास है m, लेडर का मास है m, हम इसको यहाँ पर m मान लेते हैं, और इसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो है 2l। इस तरीके से इसकी लेंथ है हमारी 2l, ठीक है, 2l इसकी लेंथ है, और इसके ऊपर एक जो है यहाँ पर मजदूर या कोई भी आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसका जो मैन का जो मास है, मैन का जो मास है वो है mkg, मैन का मास है mkg, लेडर का मास है कैपिटल mkg। इतनी चीज हमको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा और क्या क्या चीज होगा, देखिए यहाँ पर जो है फ्लोर इस लेडर पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, ये होगा N1, और ये वॉल इसकी ओर जो है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इसको हम N2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, कुछ इसकी कंडीशन ऐसी बनती है कि ये नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, इधर से नीचे और इधर से पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है,
जाएगा या नहीं जाएगा ये अलग कंडीशन है। तो जब ये नीचे आने की टेंडेंसी रखेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर इस पे काम करेगा, इसको हम मान लेते हैं ये F2 है, और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, इसको हम मान लेते हैं कि F1 है। ठीक है, और ये जो आदमी है वो यहां से इस पोजीशन से जो है x डिस्टेंस पे यहां पर बैठा हुआ है। ये कंप्लीट कंसेप्ट हो गया लैडर के प्रॉब्लम का। अब देखिए ये कहीं सिस्टम जा नहीं रहा है, यहीं रुका हुआ है, ये सिस्टम कहीं हमारा नहीं जा रहा है, ये सिस्टम यहीं पर रुका हुआ है। तो उस कंडीशन में जो है हम मानेंगे कि हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये हमारी बन रही है। अब बच्चों तो इसमें हम लगाएंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा कि हमारा एफ नेट जो है जीरो है। एफ नेट का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स हमारा जीरो हो गया, एफ वाई जीरो हो गया, एफ जेड इस कंडीशन में हमारा नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो करते हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारी कौन कौन सी फोर्स है, देखिए F1 इस डायरेक्शन में है और N2 इस डायरेक्शन में है, यही दो फोर्सेस हमारी जो है एक्स डायरेक्शन में है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा F1 = N2, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बात। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, Fy जीरो करेंगे। तो देखते हैं कि y डायरेक्शन में हमारा कौन कौन सा फोर्स है। तो y डायरेक्शन में देखिए एक N1 है, ठीक है, एक F2 है, और देखिए यहाँ लैडर का वेट है मास की वजह से, ये है mg, और इस मैन का मास है वो है स्मॉल mg। ये दो मास हमारे पास और है, ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन बनेगा Fy = 0 के हिसाब से, देखिए Fy = 0 के हिसाब से, तो ये हो गया N1 + F2, N1 + F2 = क्या होगा, mg + mg, क्या आ जाएगा, कैपिटल mg + स्मॉल mg। तो आ जाएगा N1 + F2 = m + m × g। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ये बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, यानी टॉर्क हमारा होगा जीरो। टॉर्क होगा बच्चों हमारा जीरो। तो अब हम करते हैं टॉर्क को जीरो और देखते हैं कि हमारा क्या और किस तरीके से आता है। ठीक है, अब हम टॉर्क नेट जीरो करेंगे। तो टॉर्क नेट हमारा होगा जीरो। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, ये मैं बात आपको बता चुका हूं। तो किस पॉइंट के अबाउट हमारा टॉर्क जीरो लेना है ये हमको सोचना पड़ेगा, और जब जिससे भी हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा वही पॉइंट हम लेंगे टॉर्क, उसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे। तो देखिए हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमारा ए हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा बी हुआ। ये सेंटर ऑफ मास है, इसको सी मान लेते हैं। तो हम चाहे तो इसके अबाउट ले लें, इसके अबाउट ले लें, इसके अबाउट ले लें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मुझे जो पॉइंट सबसे अच्छा लगता है वो ए वाला पॉइंट लगता है। ठीक है, तो ए से जो है जो पॉइंट हमारा है इसके अबाउट हम टॉर्क जीरो लेते हैं, यानी कि टी ए = 0 हमने लिया। ठीक है, टी ए हमने जीरो लिया। तो देखिए यहां से दो फोर्सेस का जो टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी कम। ये मेरा पर्पस था। ठीक है, ये मेरा पर्पस था। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों फोर्सेस की जो है टॉर्क हो गया जीरो। अब देखिए इसके बाद हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी बची, एक बची mg। ठीक है, अब देखिए mg का लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, mg का लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क, ये टॉर्क हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। ये टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज टॉर्क होता है नेगेटिव, तो ये हो गया mg × परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों होगी ये डिस्टेंस हमारी पूरी इसकी है 2l। तो सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल बीचों बीच में होगा, जो कि होगा l डिस्टेंस पे। तो ये हो गया l, ये हो गया l। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये आ रही है, ये है थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा l cos थीटा। ये डिस्टेंस हो गई हमारी l cos थीटा। तो -mg × l cos थीटा हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इस मैन का जो फोर्स है वो भी हमको मिलेगा। इस मैन के वेट की वजह से जो फोर्स हमको मिल रहा है ये ऐसे आ गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और मैन इस बेस से x डिस्टेंस पे है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों ये आएगी x cos थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगी x cos थीटा, और हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए निगेटिव। निगेटिव इसलिए क्योंकि इसके कारण भी मिलने वाला टॉर्क हमारा जो है वो है हमारा
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा होता है नेगेटिव। तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से mg इंटू, देखिए क्या हो गया x cos थीटा, ये आ गया हमारा x cos थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, देखिए ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन हो गया इस तरीके से इस फोर्स का, ये, और ये इस पॉइंट से हो गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके कारण जो टॉर्क मिलेगा हमको ऐसे मिलेगा, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये होगा पॉजिटिव। फोर्स है हमारा N2, फोर्स है हमारा N2, और डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये पूरी डिस्टेंस हमारी L है, और यदि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2L sin थीटा, ये आ जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये निकल के आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2L sin थीटा। अब देखिए एक फोर्स और बची, और वो फोर्स हमारी बची फ्रिक्शन की इस सरफेस के अबाउट। तो देखिए फ्रिक्शन की फोर्स का डायरेक्शन ये है, टॉर्क का पॉइंट ये है, तो हमारा जो टॉर्क मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, और ये भी हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव। और देखिए फोर्स है हमारी F2, फोर्स है हमारी F2, और डिस्टेंस जो होगी परपेंडिकुलर वो ये होगी, और ये डिस्टेंस है बच्चों 2L cos थीटा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2L cos थीटा। तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे इंटू 2L cos थीटा बराबर 0, 2L cos थीटा बराबर 0, ये हमारा आ गया, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से इसके आगे माइनस है। इसको जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा जो वो बनेगा N2 इंटू 2L sin थीटा प्लस F2 2L cos थीटा बराबर कैपिटल mg L cos थीटा प्लस mg x cos थीटा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बनेगा। हमें यहां पर 3 इक्वेशन मिलते हैं, 1 2 3। स्टैटिक यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का फुल कंसेप्ट जब हम लगाते हैं तो हमको 3 इक्वेशन मिलते हैं, जिस इक्वेशन की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना होता है N1 N2 F1 F2, ये चीज हमें कैलकुलेट करना होता है। बच्चों यहाँ पर एक बात ये होती है कि हमारे पास 4 वेरिएबल होते हैं और 3 इक्वेशन होती है, लेकिन जो है हमको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दी होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, जिसमें हमें जो है ये 3 ही वेरिएबल निकालने होते हैं, और इन 3 इक्वेशन से हम वो सारे वेरिएबल निकाल लेते हैं। बच्चों तो ये फुल कंसेप्ट हुआ हमारा लैडर की प्रॉब्लम का। ठीक है, ये मैंने फुल कंसेप्ट बता दिया, और क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन लैडर का हो वो इस पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करके हो जाएगा। तो बच्चों चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जितना मैंने बताया है उतना फुल कंसेप्ट यूज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी अधिकतर क्वेश्चन में जो वाल दी होती है वो स्मूथ होती है। अधिकतर क्वेश्चंस में जो हमारी वाल दी होती है वो पूरी की पूरी स्मूथ होती है। तो देखते हैं बच्चों की क्या हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक वाल है, ठीक है, और ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ठीक है, ये वाल है, और वाल है हमारी स्मूथ यानी कि फ्रिक्शन लेस है, और इसके सहारे से एक हमारे पास इस तरीके एक लैडर यहाँ पर ये इस तरीके से रेस्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इस लैडर का जो मास है वो है 20 kg। ठीक है, मास है 20 kg, लेंथ है 10 मीटर, लेंथ हमारी है 10 मीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बाय फ्लोर ऑन लैडर। ठीक है, लैडर के द्वारा जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। इसके अलावा इसमें और हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है इसकी, और हमको मास दे रखा है, इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है। यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, और ये रेस्ट में कर रहा है। तो बच्चों ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, और सबसे सिंपल क्वेश्चन है लैडर की प्रॉब्लम का। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 है, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से है F1। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 है, और फ्रिक्शन यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि हमारी वॉल स्मूथ है।
ठीक है, और इसका जो हमारा वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, जो कि होगा हमारा 20g। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सबसे पहले यहां पर क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे एफ नेट इक्वल टू 0, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। हम इसको 0 करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम x की डायरेक्शन में देखते हैं। तो x की डायरेक्शन में हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है n2 इक्वल टू f1 दिया गया। y के डायरेक्शन में जब हम फोर्स 0 करेंगे तो y का डायरेक्शन है हमारा ये, तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है n1 इक्वल टू 20g। ये हमारा आ गया n1 इक्वल टू 20g, यानी कि जो n1 की वैल्यू आ गई वो हमारी 20g आ गई। इस कंडीशन में हमारा क्या निकला, जो g की वैल्यू रख दें तो 20 इंटू 10 यानी कि 200 न्यूटन का हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमको ये जो है मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, 200 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्लोर ऑफर कर रहा है इसके ऊपर। अब बात बचती है कि हमारा F1 कितना होगा। F1 आया हमारा N2 के बराबर। तो ना तो हमें N2 निकालने की कोई चीज दे रखी है, ना हमको निकालने की जो है चीज दे रखी है कहीं से भी हमको जो है F1 निकालने की चीज दे रखी है। बच्चों इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, वो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल है हमारा 53 डिग्री ऊपर से। ठीक है, 53 डिग्री है, मैं इसको बताना भूल गया था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा एफनेट वाला कंसेप्ट लगाया और उससे हमारी ये चीजें आ गई। अब हम अगला जो कंसेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे टॉर्क नेट इक्वल टू 0। टॉर्क नेट इक्वल टू 0 हमारा अगला कंडीशन होगा। तो ऐसा करते हैं, हम N1 की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेते हैं। N1 जो आ गया हमारा वो आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, N1 आ गया हमारा 20 न्यूटन, 200 न्यूटन, सॉरी 20 नहीं 200 न्यूटन ये आ गया। अब देखिए हम लगाते हैं यहाँ पे टॉर्क नेट इक्वल टू 0। इस पॉइंट को हम A माने, इसको पॉइंट को B माने, तो हम करते हैं टॉर्क अबाउट A इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस फोर्स के कारण हमें टॉर्क मिलेगा, तो देखते हैं कितना होता है, वो हमें मिलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी बच्चों इसकी आधी, जो कि हो गई 10, और ये बच्चों ये एंगल 53 है, तो ये हो जाएगा हमारा 37, और ये आ जाएगा 10 cos 37। ये हमारी डिस्टेंस यहां से यहां तक इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे, यहां लिखेंगे 20g के कारण जो है टॉर्क मिला है 20g इंटू 10 cos 37। ये आ गया। ये किसके बराबर होगा बच्चों, जो N2 हमको टॉर्क देगा उसके बराबर होगा। देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। N2 के कारण जो हमें मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। और देखिए ये कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस हमारी है 20 और 37 का ही हम मान लीजिए ले लें, तो ये आ जाएगा 20 sin 37। ये हमारा एंगल आ रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 इंटू 20 sin 37, ये हमको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए हम इसमें वैल्यूज रख के हम चीजें निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, 20g की वैल्यू 10, ये हो गया 10 cos 37 होता है हमारा 4/5, ये हमको पता है। N2 की वैल्यू आ गई ये, और 20 आ गया ये, और ये होता है हमारा 3/5। ठीक है, तो देखिए हम काट पीट के सब बराबर कर देते हैं और देखिए हमारा क्या था। तो देखिए 20 से 20 गया हमारा यहाँ पे, और 5 से ये 5 गया, बचा क्या, जो बचा वो लिखते हैं। ये आ गया 400 बराबर 3N2, यानी N2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 400/3 न्यूटन, इतना आ गया। ठीक है, देखिए N2 बराबर F1 है, यानी कि F1 की भी वैल्यू आ गई हमारी 400/3 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। बच्चों जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लोर टू द लैडर, ये चीज था। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया 200 न्यूटन और ये आया हमारा 400/3 न्यूटन, जो कि हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय दिस। अब बच्चों इसमें एक गलती होती है, हम लोग अधिकतर फ्रिक्शन के कंसेप्ट में एक गलती कर देते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हर जगह हम लोग रख देते हैं म्यू एन। ठीक है, म्यू एन बच्चों मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है ये स्टैटिक की कंडीशन में, या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक है। यहाँ पे बॉडी रुकी हुई है, कहीं मूव नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन नहीं रखेंगे। इसको अगर आपने कहीं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ऐसे लिख दिया म्यू एन वन, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये लेडर स्लिप करने की कंडीशन में होता तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये निकलता। ठीक है, तब ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये निकलता। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्रिक्शन के कंसेप्ट को सही से अप्लाई करिएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब मिस्टेक नहीं होगी। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं हमारा कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसी ही एक लेडर है और सेम इसी तरीके की कंडीशन में रखी हुई है, लेकिन उसमें क्या है कि एक जो है मजदूर या कहे मैकेनिक जो है वो जो है उसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर चढ़ रहा है और उसके चढ़ने के कारण जो है एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो स्लिप करने की कंडीशन में पहुंचता है। तो हमसे ये पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ अप टू विच दैट मैकेनिक विल क्लाइंब ऑन द लेडर। ठीक है, देखिए किस तरीके से इस चीज को आप देखिए, ये हमारा एक है फ्लोर, ये हो गया फ्लोर हमारे पास। ठीक, ये फ्लोर है और ये है हमारे पास वॉल, ये है हमारा स्मूथ वॉल, ये इस तरीके से एक स्मूथ वॉल है हमारी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये एक हमारी लेडर इस तरीके से ये रखी हुई है। ठीक है, ये हमारी एक लेडर इस तरीके से रखी हुई है और इस लेडर की जो लेंथ है बच्चों वो है हमारी 15 मीटर। जो इसकी लेंथ है टोटल वो है 15 मीटर और मास जो है लेडर का वो है 20 केजी। ठीक है, अब यहां से एक आदमी ऊपर चढ़ता है, ठीक है, जिसका मास है बच्चों 80 केजी। ठीक है, 80 केजी यहाँ पे उसका मास है। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू है 0.6। ठीक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.6 है। तो हमको ये बताना है कि अप टू व्हाट हाइट है, अप टू व्हाट हाइट द मैकेनिक विल क्लाइंब ऑन द लेडर दैट इट विल नॉट स्लिप। क्या होगा, जैसे कि हम चढ़ते हैं ना तो जो होता है कि वो स्लिप करने की कंडीशन में आता है, तो नीचे से एक आदमी पकड़ता है तब हम जो है सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं। अगर आप कभी इस टाइप की सीढ़ी पे चढ़े हो तो, हम लोग तो बहुत चढ़े हैं। ठीक है, तो गिरे भी हैं, तो क्या होता है तो ये नीचे आने की कंडीशन में आ जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे या तो सफिशिएंट फ्रिक्शन हो या किसी ने रोक रखा हो या हम लोग कुछ अद्धा उद्धा फंसा देते थे तो गिरते नहीं थे। ठीक है, तो कहां तक ये जाएगा, ये आदमी जो है कहां तक जाएगा कि ये जो है नीचे स्लिप ना करे। ठीक है, स्लिप ना करे, कहां तक जाएगा ये हमको निकालना है। तो हम बता दें कि द मैकेनिक, क्या निकालना है, द मैकेनिक विल climb on what height on the ladder so that it will not slip। ठीक है, it will not slip। अब देखिए यहां पर कंसेप्ट लगेगा और यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट लगेगा। पहले मैं आपको बात समझाता हूं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही ये स्लिप करने की कंडीशन में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स जो इसको रोक रहा है ये मैक्सिमम हो जाएगा और जब मैक्सिमम से क्रॉस करेगा तो स्लिप कर जाएगा। यानी यहाँ पर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग की कंडीशन में पहुंचेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग की कंडीशन में हमारा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम पे हमारा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो बच्चों देखिए एक फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा, इसको मान लेते हैं F इस डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा N1 इस डायरेक्शन में। ठीक है, N1 इस डायरेक्शन में। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चों इधर लगेगा, वो होगा हमारा N2, और फ्रिक्शन फोर्स यहां नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा स्मूथ वॉल है। ठीक है, ये हमारा स्मूथ वॉल है इसलिए यहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए क्या होता है और कौन कौन सा फोर्स है। ये जो है हमारा इस तरीके से यहां पर लगेगा, इसका वेट सीढ़ी का जो कि है हमारा 20G। ठीक है, और ये हम सपोज करते हैं कि ग्राउंड से ये x लेंथ तक ये आदमी चढ़ा और x लेंथ पे जो चढ़ा गया तो यहां पर इसका वेट काम करेगा जो कि हमारा 80G, क्योंकि ये आदमी भारी भरकम है, 80 किलो का ये आदमी है।
ठीक है, 80 किलो का आदमी है, ये यहां तक चला गया। अब देखिए कहां तक चलेगा कि ये जो है स्लिप करने की कंडीशन में आ जाएगी। हम इसे निकालेंगे। लेंथ जो है इसकी वो हमारी है 15 मीटर, लेंथ हमारी 15 मीटर है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, वो लगाएंगे एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट इक्वल टू 0 लगाएंगे, यानी कि हम एक बार करेंगे एफ एक्स बराबर 0, दूसरी बार करेंगे हम एफ वाई बराबर 0। तो सबसे पहले हम करते हैं एफ एक्स बराबर 0। तो एक्स के डायरेक्शन में हमारी कौन कौन सी फोर्स है, देखिए एफ इस डायरेक्शन में है और N2 इस डायरेक्शन में है, तो हमारा आ जाएगा N2 इज इक्वल टू एफ। ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, इसको यहाँ पे हम ऐसे प्यार से नोट कर लेते हैं। अब लगाएंगे हम एफ वाई इक्वल टू 0। तो एफ वाई की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में हमारी कौन कौन सी फोर्स है, एक ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और दूसरी दो फोर्सेस ऐसे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो N1 आ गया इक्वल टू आ गया 80G प्लस 20G, यानी कि N1 आ गया सीधे सीधे हमारा 100G, ये आ गया इतना N1 हमारा इतना आ गया, ठीक है, इतना ही आ रहा है, N1 हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू फ्लोर आ गया हमारा 100G, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लेते हैं, ठीक। अब बच्चों सेकंड ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि ये एफ नेट 0 करने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन बता है कि हम टॉर्क नेट 0 करें। तो बच्चों क्या होगा, देखिए टॉर्क नेट बराबर 0। अब किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, तो हम इस पॉइंट के अबाउट लेते आ रहे हैं, तो इसी के पॉइंट के अबाउट ले लेंगे। ये हमारा ए पॉइंट है ये वाला, इसी के अबाउट ले लेंगे क्योंकि हमारी दो फोर्सेस जाएंगी 0। तो बच्चों अब देखिए ये फोर्स हमको क्लॉकवाइज देगी और ये वाली फोर्स हमको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देंगी। तो देखिए इसका जो टॉर्क होगा वो कितना होगा 20G इंटू, अब देखिए एंगल हम यहां पर ले लेते हैं 37। मैं एंगल लिखना फिर भूल गया, ठीक है, एंगल लिखना मैं फिर भूल गया, सॉरी। तो क्या हुआ, ये देखिए 37 है। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी हमारी 15/2। तो ये डिस्टेंस नीचे वाली जो आ जाएगी हमारी, नीचे वाली जो डिस्टेंस आएगी यहां से यहां तक की, ये आएगी 15/2 इंटू कॉस 37, ये आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 20G और ये डिस्टेंस आ गई हमारी 15/2 इंटू कॉस 37, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसके कारण हमें एक टॉर्क मिलेगा, इसके कारण एक टॉर्क मिलेगा, वो टॉर्क होगा हमारा 80G का। तो 80G इंटू ये डिस्टेंस होगी टोटल यहां से लेकर के यहां तक। अब देखिए ये डिस्टेंस है x, तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों यहां की हो जाएगी हमारी x cos 37। तो बच्चों इसको हम यहां लिख देंगे x cos 37, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। ये पूरा का पूरा टॉर्क हमारा बराबर होगा, किसके टॉर्क के बराबर होगा, N2 के कारण जो हमारा टॉर्क मिल रहा है उसके बराबर होगा। तो बच्चों देखिए N2 के कारण जो हमारा टॉर्क है वो देखिए इस तरीके से मिलेगा हमको। तो N2 का फोर्स ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस हमारी पूरी 15 है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी निकल आएगी ट्रिग्नोमेट्री लगा करके 15 sin 37, 15 sin 37 ये आ गया। तो बच्चों हमारा यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा N2 इंटू 15 sin 37, ये हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिख दे वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए फोर्स हमारी हो गई N2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 15 sin 37, 15 sin 37 डिग्री, ये इस तरीके से हमारा आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने पे देखिए क्या होता है, ये कटेगा, आ जाएगा हमारा 10, तो आ गया हमारा 10 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कॉस 37 होता है 4/5 प्लस 80 इंटू 10 इंटू एक्स, और कॉस 37 होता है हमारा 4/5 बराबर N2 इंटू 15 इंटू 3/5। साइन 37 हमारा 3/5 होता है, आपको याद होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये हमारा कट गया, ये आ गया 2 और ये हमारा कट गया, ये आ गया 3। तो ओवरऑल जो आ रहा है वो हो गया हमारा 1200 प्लस 640 एक्स है, ये देखिए एक्स भी है, 640 एक्स बराबर N2 इंटू 9। तो कुल मिलाकर आ गया हमारा 1200 प्लस 640 एक्स बराबर 9N2, ये हमारा आ गया इक्वेशन।
ठीक है, आगे ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब देखिए हमको निकालना है यहाँ पर निकालना है x की वैल्यू, हमको यहाँ पर निकालना है x की वैल्यू, और हमें देखना है कि हमारी x की वैल्यू क्या आती है। x की वैल्यू क्या है, वो डिस्टेंस है जहां तक ये ऊपर तक चला जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम जो मेन इक्वेशन रखते हैं बाकी को हम कर देते हैं इरेज। एक इक्वेशन ये हमारी मेन हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये मेन हो गई, और एक इक्वेशन हमारी हो गई ये मेन, और बाकी में हम जो है कंसेप्ट लगाएंगे अब कुछ और। ठीक है, अब हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, और देखिए यहाँ पर क्या लगता है फ्रिक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारे 3 इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को मैं जरा ऊपर लिख लेता हूं यहाँ पे, 1200 प्लस 640x बराबर 9n2, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको हमने ऊपर लिख लिया। अब हम बात करते हैं आगे। बच्चों जब ये x हाइट तक चढ़ जाता है, x लेंथ तक सीढ़ी पे चढ़ जाता है, तो ये क्या स्लिप की कंडीशन में आ जाता है, सीढ़ी हमारी स्लिप करने लगती है। यानी कि सीढ़ी जो होती है जस्ट अबाउट टू स्लिप होती है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो कि स्टैटिक लग रहा था पहले, वो लिमिटिंग की वैल्यू तक पहुंच गया। यानी हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, और ये होता है हमारा म्यू एन। ठीक है, यहाँ n1 है तो ये आ जाएगा n1। म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 0.6, और n1 की जो वैल्यू आई थी बच्चों वो आई थी 100g, तो ये आ जाएगा 100g। g की वैल्यू आ गई 10, तो ओवरऑल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 600 न्यूटन का फ्रिक्शन हमारा यहाँ पर लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 600 न्यूटन का हमारा यहाँ लगेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पिछले इक्वेशन में हम यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन पिछले क्वेश्चन में हमने यूज कर सकते थे, क्योंकि जो है वहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, और वो लिमिटिंग की कंडीशन में है या नहीं ये हमको पता नहीं था। ठीक है, तो ये हमारी आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बराबर होगी, यानी कि N2 बराबर हमारा हो गया FL, यानी कि N2 की वैल्यू आ गई हमारी 600 न्यूटन। अब N2 की ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो देखिए क्या हुआ, 1200 प्लस 640x बराबर 9 इंटू N2 है। N2 की वैल्यू है 600, तो हम इसको यहां रख देंगे 600। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये आ गया 640x बराबर, ये आ गया हमारा 9 इंटू 600। ठीक है, 9 इंटू 600 माइनस 1200, सॉरी माइनस 1200, ये हमारा हो गया दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 420, और ये आ गया इस तरीके से। तो x की वैल्यू आ गई 4200 डिवाइडेड बाई 640। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x पे इतने मीटर लेंथ जो भी आए, ये सॉल्व होने के बाद इतने मीटर लेंथ तक ये जो है मजदूर यहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक सीढ़ी थी, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई हमको दे रखी है, उसका एंगल दे रखा है, उसका वजन दे रखा है, वो एक जो है दीवार पे टिकी हुई है और फ्लोर पे टिकी हुई है। फ्लोर पे हमारा फ्रिक्शन है, दीवार पे हमारा कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमको ये पता करना है कि अगर इस ऐसी कंडीशन में एक 80 किलो का आदमी इसके ऊपर चढ़ता है तो किस हाइट तक जाएगा कि ये हमारा स्लिप ना करे। तो इस कंडीशन में हमने जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट यूज किया और उसको एक बार जो है एफ नेट जीरो किया, एफ टॉर्क जीरो किया, सॉरी टॉर्क नेट जीरो किया, एफ नेट जीरो किया, और उससे हमारा जो है क्या निकला, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकला, इधर का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकला, और फ्रिक्शन फोर्स जो कि हमारा लिमिटिंग की कंडीशन में पहुंच रहा था वो हमने निकाला। फिर सबका कैलकुलेशन किया तो फाइनली हमारा वो लेंथ आ गया, यहां तक ये आदमी चढ़ के जाएगा तो वो स्लिप कर जाएगा, इतनी ही हाइट तक ये आदमी इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है लेडर का कंसेप्ट और लेडर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अभी इसमें आगे का कंसेप्ट बचा हुआ है, चलिए अब हम करते हैं उसकी बात। बच्चों चलिए अब जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम कुछ नए तरीके के सवाल करते हैं, और ये हमारा सवाल है प्योर एंड प्योर जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। मतलब इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है घूमेगी नहीं, टॉपलिंग नहीं होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। A solid semi-sphere of radius r is moving on a rough horizontal plane। हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जो कि हमारी रफ होरिजेंटल प्लेन पे
मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विदाउट टॉपलिंग, देन एट व्हाट डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हमें निकालना है। हमको गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और हमारा ऑप्शन हमको दिया हुआ है ए बी सी डी, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे पास एक सॉलिड हेमीस्फीयर है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो है मूव कर रहा है। तो देखिए हमने इस तरीके से एक सॉलिड हेमीस्फीयर इस तरीके से बना लिया और इसका रेडियस जो है बच्चों वो हमको दे रखा है आर, इसका रेडियस जो है वो हमको आर दे रखा है। ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी ये हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है। अब क्या है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दे रखा है म्यू, और यानी कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। इसका मास है m जो कि यहां से नीचे की ओर काम करेगा, एक फोर्स हमारे ऊपर लगेगा mg, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है और हमको क्या निकालना है और क्या इसमें कंसेप्ट लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इससे हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो 0 है, नंबर 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमको दे रखी है कि हमारा जो है विदाउट टॉपलिंग है, ठीक है, विदाउट टॉपलिंग ये मूव कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी फोर्स हमारे इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जितने भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उन सारे फोर्सेस के द्वारा मिलने वाला जो टॉर्क है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो है 0। तो हमारा क्या हो गया, टॉर्क नेट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0 बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है। ये हमारा यहां पर आ गया। अब देखिए इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं वो देखते हैं। एक फोर्स बच्चों हमारा काम कर रहा है mg, दूसरा फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स और बच्चों हमारा काम कर रहा है वो कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो सेंटर ऑफ मास से ना जाकर के सेंटर ऑफ मास से थोड़ी दूरी पे लग रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से थोड़ी दूरी पे लग रहा है। ये हमको यहां पे पता लग गया। अब देखिए फोर्स हमारे पास कौन कौन सा काम कर रहा है, mg, और दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स, तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये हमारे पास 3 फोर्स काम कर रहे हैं, बाकी एफ नेट इसके ऊपर 0 है। अब क्या हुआ, इन सारे फोर्सेस के द्वारा मिलने वाला टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होगा, तो टॉपलिंग हमारी नहीं होगी, विदाउट टॉपलिंग ये चला जाएगा। और यहां पर जो है दिया है कि बॉडी इज मूविंग विदाउट टॉपलिंग, तो हमारा जो है इन फोर्सेस के द्वारा मिलने वाला नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 होगा, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों ये हमारा है सॉलिड सेमीस्फीयर, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है ये मैं आपको अपने सेंटर ऑफ मास वाले वीडियो में बता चुका हूं। जिसको ना पता हो वो सेंटर ऑफ मास 03 आदर्श अग्रवाल डाल करके देख सकता है। चलिए फिर मैं बता देता हूं, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से होता है बच्चों 3r/8 के डिस्टेंस पे होता है, सेंटर से इतनी हाइट पे होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट हमको जो मिलेगा टॉर्क वो हम देखते हैं, ठीक है। सारा टॉर्क हमें निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे mg का टॉर्क। तो देखिए फोर्स हो गया mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो देखिए ये हमारा जो फोर्स है सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी का वेट है वो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करता है, चाहे कैसी भी बॉडी हो, ये पता है। तो यहां पर हमारा डिस्टेंस हो गया 0। अब दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो हमारा टॉर्क मिल रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो देखते हैं। बच्चों देखिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये है, सेंटर ऑफ मास ये है, तो टॉर्क हमको ऐसे मिलेगा, ठीक है, टॉर्क ऐसे मिलेगा। इसका जो है डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो है इनवर्ड होता है या हम कहें निगेटिव होता है। तो इसके द्वारा जो हमें टॉर्क मिलेगा वो होगा निगेटिव, तो हम लिखते हैं निगेटिव इंटू फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस होगी हमारी 3r/8, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसके बाद हमारा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हमने बच्चों माना है कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे दूर एक्ट करता है, और इसका जो है डायरेक्शन ये है। अब इससे जो टॉर्क मिलेगा वो हमको मिलेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आउटवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड टॉर्क के डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव, तो हमारा जो होगा पॉजिटिव टॉर्क होगा।
और ये होगा n इंटू डिस्टेंस हमारी है x और सब मिलाकर के हो जाएगा 0। ठीक है, सब मिलाकर के हो जाएगा 0। बच्चों अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा n इंटू एक्स बराबर 3r/8 इंटू एफ, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, n इंटू एक्स बराबर 3r/8 इंटू म्यू n, ये हमारा निकल के आया। देखिए n से n कट जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हमारा होगा म्यू n। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा म्यू n होगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, स्टैटिक नहीं लग रही है, क्योंकि बॉडी हमारी मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या, n से n कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा 3 म्यू r/8, और बच्चों यही इसका आंसर होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से जो है हमारा 3 म्यू r/8 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो है ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही होगा, लास्ट वाला डी वाला। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है और उसका जो आंसर क्या आएगा वो देखिए। इसी मतलब क्वेश्चन बनाने अपने हाथ में ही होते हैं। देखिए इसी बॉडी को हम रख देते हैं एक इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हैं, और इंक्लाइन प्लेन पे जब हम इसको रखते हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से मिलने वाले टॉर्क की, और किस डिस्टेंस पे वर्क करेगा, चलिए वो निकालते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्या है हमारा, क्या है ये देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हमारा इस तरीके से है, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और ये हमारा हेमिस्फेयर है, वो हमने यहां पर इस तरीके से रख दिया। ये इसका रेडियस r है। ठीक है, इसका रेडियस इस तरीके से हमारा हो गया, देखिए r। ठीक है, और ये नीचे की ओर आ रहा है, यहां पर भी हमारा फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन यहां पर भी हमारा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा म्यू है, ये नीचे की ओर हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है। क्वेश्चन फिर वही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से विदाउट टॉपलिंग आता है नीचे की ओर, तो इसके द्वारा, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसके द्वारा टॉर्क जो है वो कितना मिलेगा और किस डिस्टेंस पे मिलेगा, सेंटर ऑफ मास से। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क given by normal reaction force and at what distance from center of mass it will act if body is moving without toppling। ठीक है, विदाउट टॉपलिंग। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए क्वेश्चन से कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी हो। बहुत अधिक नहीं होगा, मैं तो ये मान के चलता हूं, बहुत अधिक नहीं होगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि स्ट्रेट लाइन पे जा रही थी, मतलब ओरिएंटल प्लेन पे जा रही थी, हमने उसको इंक्लिनेशन पे कर दिया। हमारा यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखा है, हमारा दे रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव कर रही है। ठीक है, और जो है विदाउट टॉपलिंग मूव कर रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये हमको एक चीज देता है कि एफ नेट हमारा 0 है, और विदाउट टॉपलिंग है। ठीक है, विदाउट टॉपलिंग हमारी ये मूव कर रही है, तो हमारा होगा टॉर्क नेट 0। ठीक है, तो हमारा जो दोनों इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होता है। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ये हो गया हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी एक्ट करती है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए एक फोर्स हमारी यहाँ पे काम करेगी सेंटर ऑफ मास पे, वो काम करेगी हमारी mg। ठीक है, mg। और देखिए एक इधर काम करेगी इस तरीके से, इसका एक कंपोनेंट मिलेगा, वो मिलेगा हमको mg cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में फैक्ट काम करेगी, वो हमारा फोर्स होगा mg sin थीटा, और एक फ्रिक्शन फोर्स हमारी काम करेगी F,
क्योंकि और यहाँ पर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी एफ यहाँ पे इस तरीके से काम करेगी। ठीक है, इतनी फोर्स हो गई। इसके अलावा एक फोर्स हमारी काम करेगी जो कि काम करेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पे काम करेगी, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी सेंटर ऑफ मास हमारा बच्चों कहां होगा, उतनी ही दूरी पे होगा, कहां पे 3r/8। यहाँ पे ये जगह होगी हमारी, ये जो डिस्टेंस है ये होगी हमारी 3r/8। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखिए कितनी इजीली हमारा आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो है फोर्स इस डायरेक्शन में कोई नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स आ गया हमारा mg sin थीटा के बराबर। ठीक है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स, नीचे mg sin थीटा, तो ये दोनों बराबर हो गया। दूसरा हमारा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है बच्चों हमारा mg cos थीटा। ठीक है, बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा हो जाएगा म्यू एन, और ये हमारा आ जाएगा म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा mg sin थीटा भी आ रहा है और म्यू mg cos थीटा भी आ रहा है। ये दोनों बच्चों बेसिकली इक्वल होंगे, अलग अलग फॉर्म में मैंने लिख के इसको आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब चलिए यहां से बात करते हैं आगे। अब हमारा विदाउट टॉपलिंग जो है हमारा निकल के आ रहा है। बेसिकली इसके दो आंसर आएंगे, कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या हुआ, विदाउट टॉपलिंग है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है जितने भी फोर्सेस हमारे लग रहे हैं उनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो हमारे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो देखिए mg cos थीटा लग रहा है, दूसरा mg sin थीटा लग रहा है, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें mg cos थीटा mg sin थीटा का हमारा जो है टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो अब हम सिर्फ इसी को लेते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा मिलने वाला टॉर्क लेते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कारण जो हमें टॉर्क मिल रहा है वो लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमारा फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो टॉर्क मिल रहा है वो हमको मिल रहा है आउटवर्ड पॉजिटिव होगा, तो होगा F इंटू 3r/8। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क गिवन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा टॉर्क गिवन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है टॉर्क गिवन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो आ रही है 3r/8 इंटू एफ। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि इसके दो आंसर आएंगे। अब देखिए दो अलग अलग आंसर इसलिए आएंगे, वैल्यू सेम होगी इसलिए आएंगे क्योंकि बच्चों एक बार f आया हमारा mg sin थीटा और f आया म्यू mg sin थीटा, यानी f की जो वैल्यू हम रख देंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम ये रखते हैं mg sin थीटा, तो 3r/8 इंटू mg sin थीटा, ये हमारा आ गया इसका आंसर, टॉर्क बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और यदि हम फ्रिक्शन की ये वैल्यू रखेंगे बच्चों तो हमारा टॉर्क बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा 3r/8 इंटू म्यू mg cos थीटा। हम जो चाहें वो रख दें, इनकी वैल्यू बच्चों होगी हमारी बराबर। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, अगर इसमें एंगल वगैरह कुछ दिया होता है ये दोनों आते बराबर। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक, अब दूसरा है कि एट व्हाट डिस्टेंस इट विल एक्ट, तो हमें निकालना है x। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंटू एक्स। तो x नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा कितना है, वो है mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है हमारा mg cos थीटा, तो हम यहां पर रख देंगे mg cos थीटा, ये हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, तो देखिए हमारा mg से mg कट गया। ठीक है, mg से mg कट गया, इसको हटा रहे थोड़ी देर के लिए, mg से mg कट गया, तो x की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई 3r/8 tan थीटा, मतलब इतनी दूरी पे ये हमारा एक्ट करेगा, इतनी दूरी पे ये हमारा एक्ट करेगा। समझ गए, ये बच्चों इसका आया आंसर। ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे इस तरीके से आई कि इतनी दूरी पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चंस पे हमको क्या करना होता है, मैकेनिक्स के क्वेश्चन में एक ही काम करना होता है हमको, चाहे बॉडी किसी भी शेप की दी हो, किसी भी साइज की दी हो, कोई भी मोशन हो रहा हो, हमको सिर्फ फोर्सेस से डील करना है। हमको ये देखना है कि फोर्सेस कहां पे एक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि इसमें सेंटर ऑफ मास का
कंसेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा था, तो हमको हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए यदि हमें बड़े एग्जाम निकालने हैं। चलिए एक मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूं आज के वीडियो का, और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और वो हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। बच्चों हमारे पास एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हमारे पास एल शेप का ऑब्जेक्ट है, और वो दो डिफरेंट मास के रॉड को मिलाकर के बना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एल शेप का एक रॉड है इस तरीके से, ठीक है, ये एंगल इसका 90 है, ये m है इसका मास और ये m है। इसको हम क्या करते हैं, यहां से उठा करके ऐसे टांग देते हैं, ठीक है, टांग देते हैं। जब यहां पे इसको ऐसे यहां से टांग देते हैं, हैंग कर देते हैं इसको, तो देखिए ये कुछ इस कंडीशन में जाकर के रुक जाता है। किस कंडीशन में जाके रुकता है, इस कंडीशन में ऐसे जाकर के ये रुक जाता है, ठीक, ये हमारा इस कंडीशन में जाकर के रुक जाता है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल M है और ये हमारा स्मॉल m है। इसके बीच का एंगल 90 है, और यदि हम यहां से एक लाइन खींचे तो बच्चों इधर का एंगल हमारा 30 है और इधर का हमारा 60 है। दोनों रॉड की लेंथ हमारी बराबर है, कितनी है, L है, लेंथ हमारी बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन ये इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर ये कंडीशन हमारी अचीव होती है, ये कंडीशन हमारी अचीव होती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m डिवाइडेड बाई m, मतलब दोनों के मास का रेशियो हमको देखना है, यानी कि स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, इसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर जो है फोर्सेस कौन सी लग रही है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए जब ये रुक गया तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, जब ये रुक गया तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इसके ऊपर हमारा जो है दोनों तरीके का इक्विलिब्रियम होगा। हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट 0 हो जाएगा और रोटेशनल के लिए टॉर्क नेट 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका जो मास काम कर रहा होगा उसको जो है यहां से जिससे ये हैंग है उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने रोक रखा है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उससे वो हमारा 0 है। हम काम करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम से और वो टॉर्क हम 0 करेंगे, तो देखिए हमारा हमको क्या मिलता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारी लेंथ L है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका मास एक्ट करेगा जो कि होगा हमारा mg, ठीक है। इसकी लेंथ है, इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट एक्ट करेगा जो कि होगा हमारा कैपिटल mg। अब देखिए इसके कारण जो टॉर्क मिलेगा वो इसको इधर ले जाएगा, इसके कारण जो टॉर्क मिलेगा वो उसको इधर ले जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट टॉर्क है, और दोनों टॉर्क जहां इक्वल हो जाएंगे वहां जाकर के ये रुक जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इनका टॉर्क निकालना है और उसको इक्वल करना है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों देखिए लाइन ऑफ एक्शन से जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसकी ये है और इसकी वाली ये है, ठीक है, इस तरीके से है। तो बच्चों ये 60 है, तो ये आएगा L/2 साइन 60 ये आएगा, और L/2 साइन 30 ये डिस्टेंस आएगी, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस आएगी। तो देखिए टॉर्क ड्यू टू m इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू दिस कैपिटल M, तो ये आ जाएगा हमारा mg L/2 साइन 60 ये आया, और ये आएगा हमारा कैपिटल mg L/2 साइन 30, ये आ गया बच्चों हमारा इसका जो है एक्सप्रेशन। अब देखिए L/2 से L/2 हमारा कट गया, G से G कट गया, बचा क्या, स्मॉल m साइन 60 जो आ रहा है हमारा वो होगा √3/2 बराबर कैपिटल M साइन 30 आ गया हमारा 1/2, 2 से 2 कट गया तो आ गया स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर 1/√3। ये बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर होगा। बच्चों यदि हम थोड़ा सा पेशेंस रख के करेंगे और कंसेप्ट को समझ के रखेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। हमको बस ये देखना होता है कि हमारी कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है और किसके कारण हो रही है और इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा,
क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता है। तो बच्चों ये आज का मेरा वीडियो जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो है खत्म होता है। अब हम नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिए मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। थैंक यू।